जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। चैंपियंस ट्रॉफी में कल सबसे बड़ा मुकाबला है। कल दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच में खिताबी भिड़ंत होने वाली है। यह मैच भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। भारत और न्यूजीलैंड 25 साल बाद एक बार फिर से चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में एक दूसरे से टकरा रहे और सबसे पहले साल 2000 में नैरोबी के मैदान में दोनों के बीच में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला गया था, जिसमें न्यूजीलैंड ने 4 विकेट से ये फाइनल, ये ट्रॉफी अपने नाम की थी। आईसीसी टूर्नामेंट का नॉकआउट मुकाबला न्यूजीलैंड ने ही भारत को सबसे परेशान किया है। इन सभी मुकाबलों में टीम भारत को 2019 वनडे वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल और 2021 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी हरा चुकी है। 27 साल के चैंपियंस ट्रॉफी इतिहास में दोनों टीमें तीसरी बार भिड़ेंगी। ये बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है 27 सालों का। इसी टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज में भी दोनों का सामना हुआ। तब भारत ने दुबई के इसी मैदान पर, जहां यह मैच खेला जाएगा, इसी पर न्यूजीलैंड को 44 रनों से हरा दिया था। लेकिन कल का ये जो महामुकाबला है, जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं इस वक्त और तमाम जो बातें आ रही हैं, वो वाकई में क्या साबित होने वाली। आंकड़े देखा जाए तो वाकई में कई हैरान करने वाले आंकड़े हैं। कई मामलों में भारत इस वक्त लीड करता, भारी पड़ता दिखाई दे रहा। तो कई ऐसे आंकड़े हैं पिछले 27-28 सालों का, जिसमें न्यूजीलैंड भारत से कहीं ज्यादा कहा जाए कि बेटर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया है पिछले दिनों। लेकिन क्या उन आंकड़ों के आधार पर कल के मुकाबले को लेकर अभी से स्पेकुलेशन किया जाना सही है? इन तमाम बातों का जिक्र करने वाले हैं अगले 1 घंटे। लेकिन आपको बता दें कि पसीना बहाते हुए दोनों टीमों के खिलाड़ी दिखाई दिए, चूंकि दुबई में यह मैच होने वाला है। गर्मी वहां पर खूब है। लेकिन इसी मैच पर आपको बता दें कि इसके पहले नॉकआउट मुकाबले में भारत ने जबरदस्त परफॉर्म किया था और उस दौरान न्यूजीलैंड को 44 रनों से हरा दिया था। लेकिन तब नहीं पता था कि इसी टीम से फाइनल भी खेलना है। लेकिन इस बार का जो मुकाबला है, जंग वाकई में दिलचस्प होने वाली है। हमारे साथ प्रेरणा, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। उनके पास कुछ दिलचस्प आंकड़े हैं, डाटा हैं, जो पिछले मुकाबलों को लेकर बताते हैं कि किसका पलड़ा कितना भारी है। प्रेरणा, आपके पास आते हैं। जिक्र किया कि 25 सालों के बाद ये भिड़ंत होने वाली है। 2000 के बाद नॉकआउट टूर्नामेंट और उसके बाद जब टेबल पर टॉप करने की बारी थी, तब भारत ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी। और उसके बाद अब ये जो फिनाले होने वाला है, इसके लिए तमाम इंडियन फैंस जो है वो बिल्कुल तैयार है, कमर कस ली है। और ऊपर से कल जो दिन है वो वीकेंड का दिन है, संडे का। अब हम सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस भिड़ंत की खास और बड़ी बातें क्या कुछ है। तो भारत खेलेगा अपना 13वां आईसीसी फिनाले। फाइनल जो है वो 13वां आईसीसी फाइनल होने वाला है। तो अपने आप में ये टूर्नामेंट बहुत बड़ा हो जाता है। संजय, अपने तमाम दर्शकों को इस वक्त हम बता रहे हैं कि किस तरीके से ये जो दोनों भिड़ंत होने वाली है वो कितनी खास होगी। मैक हेनरी के खेलने पर संशय फिलहाल कायम है और ये तमाम अहम बातें, पुरानी पिच पर हो सकता है फाइनल। तो ये भी अहम बात है इस भिड़ंत को लेकर। जो पिच है वो पुरानी हो सकती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। मैक हेनरी के खेलने पर संशय फिलहाल कायम है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अभी क्वेश्चन मार्क है कि आने वाले टूर्नामेंट में जो फिनाले होने वाला है संडे को, उसमें वो खेलेंगे या फिर नहीं। रचिन रविंद्र केन भारत के लिए बड़ा खतरा हो सकते हैं। रचिन रविंद्र ने बकायदा सेंचुरी मारकर अपना दमखम भी दिखा दिया था संजय। इसके अलावा भारतीय टीम में बदलाव की संभावना जो है वो कहीं ना कहीं कम, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी प्लेइंग 11 में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला था। प्लेइंग 11 रोहित शर्मा ने सेम रखी थी। तो अभी कम ऐसा चांसेस हैं कि जो प्लेइंग 11 उसमें बदलाव होंगे, क्योंकि चाहे वो किसी की, हर्षित राणा की बात कर लें या फिर बाकी प्लेयर्स की, तमाम हमारे जो प्लेयर्स हैं, बैटर्स हो या फिर बॉलर्स, फिलहाल संजय फॉर्म में दिखते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो आपने आंकड़े बताए हैं दिलचस्प हैं प्रेरणा। और आपने ये भी कहा कि पुरानी पिच पर यह मुकाबला होने वाला है और पुरानी पिच और नई पिच को लेकर ये संशय बना हुआ है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम ने यह साफ तौर पर कहा था कि हमारे लिए दरअसल पाकिस्तान में खेलना आसान है, लेकिन दुबई के पिच पर खेलना थोड़ा टफ होता जा रहा है। यहाँ के अनुकूल वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढालना होगा और जितना जल्दी ढाले फाइनल के लिए उतना बेहतर हो सकता है। हमारे साथ कुछ सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। ओम भी हमारे साथ है खेल संवाददाता के तौर पर, लेकिन 2 मेहमान हैं। मनोज दत्त खेल पत्रकार हैं, इन सब के अलावा महावीर रावत साहब हैं खेल पत्रकार, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। और ओम, मैं शुरुआत आपके पास आना चाहूंगा। जरा ये बताइए, पिच को लेकर जो संभावना है कि कल पुरानी पिच पर हो सकता है, क्योंकि पिछला मैच जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो नई पिच पर हुआ था, वो मुकाबला देखा गया, लेकिन पुरानी पिच और एक तरह से कहा जाए कि टफ ट्रीट करते हुए दिखाई दे रही थी। अगर पुरानी पिच पर यह मुकाबला होने जा रहा है तो कैसी संभावना हो सकती है?
देखिए, जैसे कि हमने पिछले जो भारतीय टीम का सेमीफाइनल था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, उसके अंदर हमने देखा था जो वो नई पिच के ऊपर खेला गया था, और उसके अंदर हमने देखा था जिस तरीके से जो नई पिच थी वो थोड़ी सी ड्राई थी और शुरुआत में बैटिंग करना थोड़ा सा आसान हो रहा था। जिस तरीके से ट्रेविस हेड ने शुरुआत दी थी, उसके बाद मानस लबुशेन ने भी आके शॉट्स लगाए थे, लेकिन उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट हुई और बाद में गेंद रुक के आने लगा और चीज़ें मुश्किल होती गई लगातार। लेकिन अगर हम पिछले जो इसकी पुरानी पिच, अगर हम उसकी बात करें तो हमने देखा था जो भारत पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था ना, उसी पिच का इस्तेमाल इस मुकाबले के अंदर भी हो सकता है। अब तक जो खबर आई है उसका मानना तो यही है। और अगर मैं पुरानी पिच की बात करूं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं गेंदबाजों को थोड़ी सी ज़्यादा मदद है और शुरुआती 10 ओवर के अंदर भी आपको थोड़ा सा रुक के खेलना पड़ता है, यानी कि आपको शुरुआती 10 ओवर के अंदर भी आपको विकेट्स गिरने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। तो आप समझ सकते हैं कि नई पिच और पुरानी पिच का जो हवा बना हुआ है वो क्यों बना हुआ है। बिल्कुल सही आपने कहा, और अपने मेहमानों के पास भी चलेंगे, लेकिन उसके पहले पब्लिक रिएक्शन क्या है जरा ये भी देख लेते हैं। कल की जो होप है भारतीय प्रशंसकों की, वो क्या कहते हैं। उम्मीद है कि सभी अच्छा करें और इंडिया फाइनल जीते। यहाँ कुलदीप भैया 3 से 4 विकेट लें और रोहित शर्मा, विराट कोहली सभी चलें। कल का मैच फाइनल मैच है तो यही उम्मीद होगी कि इंडिया ये मैच जीते। विराट कोहली और रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ये सब बैट्समैन फॉर्म में है और बॉलिंग में अरुण चक्रवर्ती, कुलदीप भैया और मोहम्मद शमी से उम्मीद है कि कम रन पे रोके और विकेट अच्छा विकेट लें। बहुत उम्मीदें हैं सबसे, और कल जीते हम लोग और ट्रॉफी उठाएं, तो सभी से उम्मीदें हैं। कुलदीप भैया हो गए, वरुण चक्रवर्ती हो गए, मोहम्मद शमी हो गए, अक्षर पटेल हो गए, केएल राहुल, सभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो देखिए, ये खेल प्रशंसक तो थे ही, लेकिन दरअसल ये भविष्य के भारत के खिलाड़ी भी है, क्योंकि ये तमाम ये जो युवा क्रिकेटर हैं, जो बच्चे हैं अभी और नेट्स पर पसीना बहाते हैं, अभी खेल सीख रहे हैं, उनकी बातें थी और वो समझ रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय टीम को परफॉर्म करना पड़ेगा। मेरे साथ जो मेहमान हैं, और मैं सबसे पहले चलते हैं मनोज दत्त के पास। मनोज जी, ज़रा ये बताइए, कल का स्पेकुलेशन क्या है, क्या तैयारियाँ इस वक्त दिखी जा रही, किस तरीके से मैच कल का हो सकता है, क्या जो पिच को लेकर है, जो दोनों टीमों की तरफ से अब तक बयान सामने आए हैं और जो टेम्परामेंट इस पूरे मैच का बना हुआ है मैच से पहले, वो क्या संकेत करता है। देखिए, एक बहुत बड़ा फाइनल मैच है और जहां तक पिच और टॉस की अगर हम बात करें तो उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि दोनों ही बड़ी टीमें इस फाइनल मैच में शिरकत कर रही हैं और दोनों ही टीमों ने संभावित विजेता टीमों को हराया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को और न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को। तो एक बहुत बड़ा मैच है। जो भी टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी, निर्णायक मौकों पर कम से कम गलती करेगी, वो टीम असल में विजेता बनेगी। लेकिन यहाँ पर भारतीय टीम के पक्ष में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि दुबई के इस स्टेडियम, जैसा कि अब मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, रिंग्स ऑफ फायर, यहाँ की जो लाइट्स हैं उसमें एडजस्टमेंट करना उतना आसान नहीं रहता किसी भी खिलाड़ी के लिए। क्योंकि भारतीय टीम काफी समय से दुबई में मौजूद है, सभी मैचेस उन्होंने इसी स्टेडियम में खेले हैं। पिच की जो गति और उछाल है उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा है और लाइट के साथ जो भारतीय खिलाड़ियों की एडजस्टमेंट है वो बहुत अच्छी है। ग्राउंड कंडीशंस के साथ तालमेल बिठाना बेहद महत्वपूर्ण रहता है। बड़े मैच में लगातार परिस्थितियों के अनुसार चुनौतियां बदलती रहती हैं। बड़ा खिलाड़ी वही है जो बदलती परिस्थितियों में, बदलती चुनौतियों के साथ तालमेल बिठाए। भारतीय टीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा खेल रही है भारतीय टीम, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम एक ऐसी टीम है वो पता ही नहीं चलने देते कि कब वो पासा पलट दे। ऑस्ट्रेलिया गो फॉर किल खेलती है, न्यूजीलैंड गो फॉर विन खेलती है। ऑस्ट्रेलिया बहुत ही धमाकेदार पॉजिटिव क्रिकेट खेलने के लिए जानी जाती है। नहीं, ये तो माना जा रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो बाहर हो गई सर, लेकिन न्यूजीलैंड को भारत हरा चुका है। क्या इसका कोई साइकोलॉजिकल एक माइलेज मिलता हुआ दिखाई देगा? मैं इस सवाल के साथ दोबारा आपके पास आऊंगा। महावीर रावत जी भी हमारे साथ हैं। महावीर जी, जरा ये बताइए, अभी तो हिंदुस्तान के भीतर पूजा अर्चना का दौर शुरू हो चुका है, बच्चों से लेकर तमाम जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं या फिर जो प्रशंसक है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भारतीय टीम तो इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों से सजी हुई कि डर नहीं लग रहा, इस बार ये ट्रॉफी भारत में आएगी। लेकिन सवाल यह है कि हम न्यूजीलैंड को हल्के में नहीं ले सकते। उनके पास भी एक से एक बल्लेबाज और उनके पास भी बॉलिंग जो लेंथ है वो शानदार है। नहीं, कोई भी टीम अगर फाइनल में पहुंचे तो आप उसे कैसे हल्के में ले सकते हैं। और अगर भारतीय फैंस की बात करें तो ये सब दीवाने हैं, ये चाहते हैं कि हमारे 11 के 11 प्लेयर शतक बनाए और हम उनके सभी 11 प्लेयरों को 0 पे आउट कर दें। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो टॉस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैं अभी भी 55-45 न्यूजीलैंड को इसमें डिसएडवांटेज दूंगा। एडवांटेज 55 इंडिया है। उसकी 2-3 खास वजह मुझे नजर आती है। एक तो हमारे पास जो स्पिनर्स हैं
खासकर अगर हम कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती की अगर हम बात करें, तो ये ऐसे स्पिनर्स हैं जो न्यूजीलैंड या फिर किसी भी देश को ऐसे दिखते नहीं है, नजर नहीं आते हैं। न्यूजीलैंड के पास जो भी स्पिनर है, वो जैसे ब्रेसवेल है, फिलिप्स है, सैंटनर है, सचिन रविंद्र है, तो दे आर वेरी गुड अगेंस्ट ऑल अदर टीम्स। लेकिन जो क्वालिटी है भारत के स्पिनर्स की, वो एकदम अलग है। और जैसे मैं अभी सुन रहा था कि नई पिच और पुरानी पिच, नई पिच वो कहीं बाहर से तो लगाने वाले नहीं है। पुरानी पिच का मतलब ये होता है कि दैट विकेट हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड इन द टूर्नामेंट। सो यूजुअली जो पिच क्यूरेटर होता है वो यही करता है कि वो नई विकेट लाके ना, वो गैम्बल, उसकी भी नौकरी खतरे में लगी हुई होती है, तो वही विकेट देता है जो ऑलरेडी उसने एक बार लीग के किसी मुकाबले में भारत को दे दी होगी। तो मैं बात कर रहा था वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव की। इनका एक्शन ऐसा है कि आप इन्हें पढ़ नहीं पाते हैं। इवन भारत के लोग नहीं पढ़ पाते तो विदेशियों की बात अलग है। अगर भारत टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करता है तो आई एम श्योर द मैच इज गोइंग टू टिल्ट 60-40 इन फेवर ऑफ न्यूजीलैंड। बट हैट्स ऑफ टू न्यूजीलैंड, ये हमेशा ऐसी टीम है जो दे ऑलवेज पंच यू ओवर देयर वेट। यानी अगर आप उनसे एक पंच की उम्मीद करते हैं तो बहुत बहुत अच्छा खेलती है। खासकर एक चीज देखा कि इंडिया से हारने के बाद अगले मैच में जो एक होता है कि टीम का मनोबल गिर जाता है, लेकिन वो दिखा नहीं, बल्कि उसको भूल कर न्यूजीलैंड की टीम ने उससे कहीं ज्यादा बेहतर खेला था। और इसीलिए इस बात को लेकर डर है कि एक मैच हारने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि हमने हरा दिया है पिछले दिनों, लेकिन ये हो सकता है कि इस बार वो पूरी तैयारी के साथ हों और एक मैच खेलने के बाद हमारे जो वीक पॉइंट्स हैं उनको भी उन्होंने रीड किया होगा। कुछ और डेटा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, वो भी दिखाते हैं, फिर एक बार फिर से आप सभी के पास आने की कोशिश करेंगे। प्रेरणा, क्या है इस वक्त आपके पास? बिल्कुल, आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट मुकाबले में संजय, मैं आपको बता दूं और अपने दर्शकों को बता दूं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच 19 बार भिड़ंत हुई है, जिसमें से सिर्फ 6 बार भारत को जीत हासिल हुई है। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या है आईसीसी नॉकआउट का इतिहास। इस पर नजर डालना बहुत जरूरी है क्योंकि कल फिनाले है संजय। अब देखिए भारत के टॉप खिलाड़ियों की अगर हम बात करें क्रिकेट टूर्नामेंट की, तो यहां पर टॉप पर विराट कोहली हैं 217 रनों के साथ, तो वहीं उसके बाद श्रेयस अय्यर 195 रनों के साथ, और उसके बाद हमारे बॉलर हैं मोहम्मद शमी 8 विकेट जिनके खाते में अब तक। तो कुल मिलाकर हमारे ये 3 टॉप प्लेयर्स हैं संजय, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, मोहम्मद शमी, जिनके की परफॉर्मेंस पर एक बार फिर से हमारे दर्शकों की, पूरे भारत की और पूरे दुनिया की नजरें जो हैं वो टिकने वाली है। उसके बाद थोड़ा सा और पीछे जाते हैं और जानते हैं कि आईसीसी नॉकआउट में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड किस तरीके से इसका इतिहास रहा है। टूर्नामेंट में 2000 में भारत की हार, न्यूजीलैंड ने जीता था खिताब। उसके बाद 25 सालों के बाद भिड़ंत होती है। 19 मैच में भारत के नाम केवल 6 जीत दर्ज हैं संजय। सबसे खास बात यह है कि 19 मैच हुए कुल, जिसमें से जीत जो हासिल हुई इंडिया को केवल 6 बार, और 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में कीवी और 2023 सेमीफाइनल में भारत की जीत होती है। ये कुल हिस्ट्री इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से इतिहास रहा है दोनों टीमों का, क्योंकि इतिहास ही बताता है कि आगे का परफॉर्मेंस किस तरीके का हो सकता है। और वर्ल्ड कप 2021 फाइनल में भी भारतीय टीम को हार मिली थी। इसके अलावा क्या कुछ अहम बातें हम आपको बताते हैं, नजर डाल रहे हैं इस वक्त इतिहास पर दोनों की टीमों पर। रोहित न्यूजीलैंड को नॉकआउट में हराने वाले इकलौते कैप्टन हैं। जी हाँ, अपने आप में रोहित शर्मा की हिस्ट्री भी खूब बोलती है, जमकर बोलती है। न्यूजीलैंड को नॉकआउट में हराने वाले इकलौते कप्तान अगर कोई हैं तो वो अपने आप में रोहित शर्मा है। तो अभी एक बार फिर से नजरें गड़ चुकी हैं। फाइनल में भारत का रिकॉर्ड कैसा रहा है आईसीसी टूर्नामेंट? कुल मैच 13, जीत 5, हार 6 और टाई 1। ये भारत का रिकॉर्ड आईसीसी टूर्नामेंट में किस तरीके का रहा उस पर एक नजर डाल रहे हैं। मैच कुल 13, जीत इसमें से 5 बार भारत ने जीत हासिल की। इसके अलावा हार की बात करें तो 6 बार भारत को शिकस्त मिली है, और टाई की बात करें तो 1 मैच टाई हुआ है। तो ये जो हिस्ट्री रहा वो इस वक्त हम इंडिया की बात करें। ओवर टू यू संजय। बिल्कुल सही आपने कहा, और ये दिखाता है हिस्ट्री। लेकिन हर मैच में जैसे रोहित शर्मा खुद कहते हैं कि हिस्ट्री को लेकर, और आजकल एक ऐड भी चल रहा है कि भाई जब चैंपियंस द गड्डी, तो उसमें आपने देखा होगा कि कहते हैं कौन चैंपियन। हम तो हर मैच को उस तरीके से खेलते हैं कि हमारा पहला मुकाबला है। ओम, आपके पास आना चाहेंगे, जरा ये बताइए, ये जितने आंकड़े इस वक्त प्रेरणा ने दिखाए हैं, इनको कितना माना जाए रिलायबल की वाकई में भारतीय टीम का पलड़ा भारी होता दिखाई दे रहा है? लेकिन आंकड़ों में ये भी दिखता है कि न्यूजीलैंड ने 19 में से सिर्फ 6 बार इंडिया जीती है, बाकी सब न्यूजीलैंड के पाले में गए हैं। यानी कीवी टीम को पिछले 20-25 सालों में परखना भारत के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा है। देखिए, बायलैटरल्स के अंदर भले ही भारतीय टीम का थोड़ा सा दबदबा भारी रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब आईसीसी इवेंट्स के अंदर जब बात आती है ना, तो वहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम ने हमें कहीं ना कहीं राइट ऑफ किया और कहीं ना कहीं हमें हराया। आप देखिए, जो पिछला WTC फाइनल हुआ था उसके अंदर भी भारतीय टीम को हार मिली थी। 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हम भूल नहीं सकते, उसके अंदर किस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम ने हमको हराया था। लेकिन अब ये सब इतिहास बन के रह चुका है, और अभी करंटली अगर हम बात करें तो भारतीय टीम कंसिस्टेंटली अच्छा खेल रही है। पूरे चैंपियंस ट्रॉफी के
अंदर अब तक एक भी मुकाबला नहीं आ रहा है भारतीय टीम। और जो न्यूजीलैंड के साथ जो एक मुकाबला हुआ भी था उसके अंदर भी कन्विंसिंगली भारतीय टीम जीती थी। तो आप कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस भारतीय टीम के साथ होगा। अभी ये जो भी हमने स्टैट्स अभी चला रहे हैं हम, ये इतिहास रह गया और अभी फिलहाल भारतीय टीम ज्यादा कॉन्फिडेंट होगी एज कंपेयर टू न्यूजीलैंड टीम। लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड एक ऐसी स्क्वाड है जो कि एकमात्र ऐसी स्क्वाड है जो भारतीय टीम को हरा सकती है, वो इनके पास काबिलियत है। और आप देखिए ना जिस तरीके से जो लीग का आखिरी मुकाबला न्यूजीलैंड की टीम हारी थी, उसके बाद जो कमबैक किया, साउथ अफ्रीका को 350 रन बनाए, उसके बाद 50 रनों से हराया, तो पता चलता है कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कमबैक हुआ है इनका। और कहीं ना कहीं एक बार दुबई के मैदान के ऊपर खेल चुके हैं, पिच से थोड़ा सा वाकिफ है, तो बराबरी का मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है। बिल्कुल सही आपने कहा। मनोज जी, जरा ये बताइए कि जिस कैलिबर के खिलाड़ी इस वक्त कहा जाए कि न्यूजीलैंड के टीम में हैं, चाहे वो रचिन रविंद्र हो, चाहे विलियमसन हो, चाहे एक तरह से सैनटन है, इन तमाम तीनों चारों प्लेयर्स को लेकर भारत की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? और ये माना जाए कि भारत की तरफ से रोहित शर्मा क्या सोचकर मैदान में चलेंगे, क्या सोचकर मैदान में उतरेंगे कि अगर वो टॉस जीतते हैं तो सबसे पहले क्या करें वो? देखिए, अभी तक तो रोहित ने सारे टॉस हारे हैं और मैच जीते हैं। बिल्कुल, तो मैं तो यही चाहूंगा कि कल रोहित टॉस हारे, क्योंकि इसीलिए मैंने कहा था टॉस की कोई वैल्यू नहीं है। बड़ा मैच है, आपको अच्छा खेलना है, कंडीशंस कैसी भी हो, कैसी भी टीम हो, मेरे हिसाब से टॉस की कोई वैल्यू नहीं है। आप अगर टॉस जीत जाते हैं तो असमंजस की स्थिति में रहते हैं, वो भी उन कंडीशंस में जहाँ पर पिच धीमी है, आप उसको एसेस नहीं कर पाते। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप कितने अच्छे रीडर ऑफ द गेम है, और जो पिच है, पिच वहां पर नहीं सर, लेकिन मुझे लगता है रोहित शर्मा के लिए थोड़ा एज ये हो सकता है कि रोहित शर्मा, चूंकि हमारी पूरी टीम यहाँ पर खेल रही है और सारे मैचेस अब तक खेली है, तो होम ग्राउंड के तौर पर हो गया है, तो वहां टॉस जीतकर या टॉस जीतकर अगर ये माइलेज मिलता है कि हम क्या कर सकते हैं, इस बात को लेकर रोहित शर्मा हो सकता है कि थोड़ा दूसरे टीमों के मुकाबले ज्यादा समझ रखते हो इस पिच पर, इस ग्राउंड पर। देखिए, आफ्टर मैच जो बातचीत कर रहे थे रोहित शर्मा, उनसे टॉस को लेकर के काफी कुछ कहा गया, उन्होंने बहुत हंस करके टाल दिया कि टॉस की कोई अहमियत नहीं है, टॉस हारे जीते, टॉस जीते तो टेंशन हो जाती है। ठीक है सर, मैं आपके पास आता हूं। दरअसल इस पूरे मामले पर जो हमारे पूर्व क्रिकेटर्स रहे, उनका क्या कुछ कहना है, उनकी क्या बातें हैं, वो क्या सोचते हैं, जरा एक बार सुन लेते हैं। हम सब भारतीय चाहते हैं कि कप जीत के टीम इंडिया भारत में आए और उनका धूमधाम से स्वागत हो। बहुत बहुत विशेस हम सबके तरफ से पूरी टीम इंडिया को। मुझे लग रहा है कि 4 स्पिनर्स के साथ ही जाएंगे, टीम में तो कोई चेंजेस होंगे नहीं और होपफुली रिजल्ट में भी कोई चेंज नहीं होगा, रिजल्ट भी भारत के हित में जाएगा। टीम बिल्कुल सेटल्ड है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस मैच में शुभमन और रोहित का बल्ला भी बोले, विराट का तो बल्ला बोला है, केएल राहुल का बल्ला बोला है, श्रेयस अय्यर का बल्ला बोला है। सर इंडिया ही आएगी और प्लेयर बहुत अच्छा कर रहे हो। आई थिंक रोहित लेड द टीम रियली वेल। लुक एट विराट कोहली। आई थिंक शुभमन गिल गोना डू रियली वेल टुमारो। वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर, जडेजा, मोहम्मद शामी, ही इज डूइंग रियली वेल। टॉस विल बी वेरी वाइटल। तो 100 ओवर का खेला बहुत गजबे होगा कल। सेम कॉम्बिनेशन के साथ ही खेलना चाहिए, क्योंकि जब कुछ टूटा नहीं है तो जोड़ने की जरूरत नहीं है। सर सबके लिए सेम है वो। हम अच्छा कर रहे हैं तो सबकी निगाहें अलग है। वो हमारे प्लेयर अच्छा कर रहे हैं क्योंकि वो लोग भी पहले से ही हैं। वो अगर पाकिस्तान में जब था उन्होंने क्यों नहीं अच्छा किया, उनका तो होम ग्राउंड था। वो हमारे प्लेयर का होम ग्राउंड नहीं है दुबई, हमारा होम ग्राउंड हिंदुस्तान है। वो प्लेयर अच्छा करेंगे तो ये अटकलें तो चलती रहती है। तो सुरेश राणा कह रहे हैं कि 100 ओवर का खेला बड़ा गजबे होगा और जाहिर सी बात है कि हमारे खिलाड़ियों, पूर्व क्रिकेटर्स की तरफ से भी बड़ा कॉन्फिडेंस इस वक्त दिखाई दे रहा है कि भाई दुबई के इस मैदान में भारतीय टीम का जो अब तक का आंकड़ा रहा है, परफॉर्मेंस रही है, वो साफ तौर पर दिखाती है कि भारत इसमें बेहतर कर सकता है। 100 ओवर का ये पूरा गेंद जो मुकाबला होगा वो वाकई में दिलचस्प होने वाला। कुछ और फैक्ट है जो हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, वो दिखाते फिर हम चलते हैं मेहमानों के पास। दरअसल आपको बता दें कि इस पूरे ग्राउंड पर जो भारत के टॉप खिलाड़ी रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, और यहीं पर खेला उन्होंने दुबई के ग्राउंड पर। विराट कोहली के नाम 217 रन हैं जितने मैच अब तक खेले गए उनमें, और विराट ने वाकई में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। श्रेयस अय्यर सेकंड स्कोरर, टॉप स्कोरर हैं भारत की तरफ से, 195 रन इनके हैं। और मोहम्मद शमी की बात की जाए तो करिश्मा उनका लगातार चल ही रहा है। हालांकि कई कंट्रोवर्सीज में इनको उनकी बातों को लेकर, उनके ड्रिंक्स को लेकर किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद उनका जो प्रदर्शन है वो वाकई में तारीफ के लिए बनता है। और तमाम बड़े दिग्गज कह रहे हैं कि मोहम्मद शमी को इसी टेम्परामेंट के साथ मैदान में उतरना चाहिए। 8 विकेट उनके नाम है, लेकिन क्या कल वो वाकई में करिश्मा दिखाने वाले हैं? कल वाकई में उनके जो गेंद है
वो जो कीवी टीम है उस पर भारी पड़ने वाली है क्या? आप इन तीनों खिलाड़ियों को इस वक्त देख रहे हैं। इन सब के अलावा न्यूजीलैंड के अगर एक्स फैक्टर की बात करें तो आप समझिए कि केन विलियमसन 102 रन बना चुके हैं, लेकिन विलियमसन ऐसे प्लेयर हैं जिनको लेकर स्पेकुलेशन बहुत कम है। पहले से अगर आप ये सोचकर चल रहे हैं कि हो सकता है कि इतने कम 102 रन है तो कहीं ऐसा ना हो। हालांकि ये 100 रन पिछले ही में मारा था उन्होंने। आप सोचिए रचिन रविंद्र भी 108 रन बनाए इन्होंने था, और मिचेल सेंटनर के नाम कहा जाए तो पिछले मैच में 3 विकेट दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ये स्कोर तीनों खिलाड़ियों का था। यही तीनों एक्स फैक्टर हैं जिनको रोकना जरूरी है। महावीर रावत साहब, मैं आपसे शुरुआत अब इस पूरे तीनों इस सीक्वेंस को लेकर करना चाहूंगा। विलियमसन, रचिन रविंद्र और सेंटनर, इन तीनों को अगर एक तरह से रोकना है या इन तीनों के धार से बचना है तो भारतीय टीम को क्या करना होगा? कि पिछले मैच में उन्होंने दिखा दिया कि कीवी क्यों इस बार फाइनल के दावेदार थे। नहीं, देखिए, अब कोई माने ना माने लेकिन कंडीशंस बहुत मैटर करती हैं। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां जमीन की 22 गज और आसमान का रंग, ये दोनों पढ़ना कप्तान को आना चाहिए। तो ये एक अलग चीज होती है कि विकेट कोई मैटर नहीं करता। सुरेश रैना को भी हमने सुना, उन्होंने कहा कि टॉस बहुत मैटर करने वाला है। दूसरी एक बात है कि ये केन विलियमसन, रचिन रविंदर, ये सेंटनर, ये सब इंडिया के खिलाफ अच्छे खासे खेले हुए हैं। आईपीएल में हर टीमों के साथ रमे हुए हैं। सुरेश रैना चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते थे, सेंटनर उनके साथ खेलते थे, तो अच्छी तरीके से उन्हें भारत के बल्लेबाजों को पता है। ये जो भी आप न्यूजीलैंड के आंकड़े दिखा रहे हैं ना, ये पाकिस्तान में है। अगर ये फाइनल मुकाबला पाकिस्तान के लाहौर या गद्दाफी स्टेडियम या नेशनल स्टेडियम कराची में होता तो मैं मान सकता था कि 50-50 के चांसेस हैं। लेकिन जैसे ये दुबई उठ के आ जाता है, अब मानो ना मानो इंडियन टीम को कंडीशंस में एडवांटेज है ही ना। आपको ट्रेवल करना पड़ रहा है, आपको बिल्कुल 6-6, 7-7 दिन उसी ग्राउंड पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, सारे मैचेस आपके वहीं हो रहे हैं। तो ग्राउंड को एक अंडरस्टैंड करने की, एक होमली फीलिंग होने की एक आदत आपको आ जाती है। दूसरा है कि आपके पास एक्स फैक्टर क्या है। आप कह रहे हो एक्स फैक्टर, जो मास्टर स्ट्रोक अगर भारत ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतता है तो रोहित शर्मा ने जिस तरीके से वरुण चक्रवर्ती को इंक्लूड किया था, बिल्कुल मुझे उन बैट्समैन का याद नहीं आ रहा है जो इंजर्ड हुए थे। और इंजर्ड होने के लिए यूजुअली क्या होता है कि बैट्समैन की जगह आप बैट्समैन लेके आ जाते हो। आई थिंक यशस्वी जायसवाल, वो इंजर्ड हुए थे, वो बाहर गए थे, तो आप बैट्समैन की जगह बैट्समैन लेके आते। लेकिन इट वाज रोहित शर्मा जिन्होंने बोला कि यार वरुण चक्रवर्ती को मैं लेके जाना चाहता हूँ। और वरुण ने इससे पहले ओडीआई कभी खेला नहीं था। तो वरुण चक्रवर्ती जिस तरीके से अपनी उंगलियां फिराते हैं, जिस तरीके से वो मिस्ट्री बॉलर हैं, पिछली बार भी 5 विकेट उन्होंने न्यूजीलैंड के सामने दिए। क्योंकि अचानक मैं आपको एक ऐसी करेंसी दे दूं जो करेंसी आपने कभी देखी ना हो, तो हम तो नोट फटाफट गिन लेते हैं कि ये 20 का है, ये 50 का है, ये 100 का है। लेकिन मैं आपको ऐसी करेंसी दे दूं जो करेंसी आपने कभी देखी ना हो, गिनी ना हो, खेली ना हो, तो वो आपको पहले टाइम लगता है कि ये 5 का नोट है, ये 10 का नोट है, ये 20 का नोट है। वैसे ही वरुण चक्रवर्ती को समझना सीधे फाइनल में इतना आसान नहीं होगा। ऊपर से कुलदीप यादव, जो कि आप लेफ्ट आर्म चाइना मैन, आपको मिलते कहाँ है दुनिया में। तो दिस इज द ओनली एडवांटेज दैट इंडिया हैज। वरना आप अगर मैन टू मैन अगर मार्क करें कि हमारे पास रोहित शर्मा है, उनके पास रचिन रविंद्र है, हमारे पास विराट कोहली है, उनके पास केन विलियमसन है, हमारे पास नीचे अच्छे हिटर्स हैं, इनके पास भी नीचे फिलिप्स है, सेंटनर है, ब्रेसवेल है जो कि छक्के मार सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 19 या 20 है, सिवाय सिर्फ कंडीशंस का है। एक चीज जो मुझे ऐसा लगता है जो हल्का सा इंडिया के फेवर में नहीं जाएगा, वो है कि इतने करोड़ों लोगों को आपको जीत का टेंशन है, तो वो न्यूजीलैंड के ऊपर जीत का टेंशन नहीं है। दिस इज द वन थिंग दैट आई वुड मेक। एक चीज और है सर, सही आपने एक तरह से कहा वरुण चक्रवर्ती को लेकर, आपने कहा कि टेंशन नहीं है। लेकिन जो एक और कमी देखी गई, मुझे लगता है कि एक फास्ट बॉलर की कमी क्या महसूस हो रही थी, क्योंकि मोहम्मद शमी तो ठीक आ गए, लेकिन उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन होना चाहिए था, जब से एक तरह से कहा जाए कि ये जो चेंज हुआ है उसके बाद से इस बात को लेकर बड़ा देखा गया कि बार बार चेंज करना पड़ता है। क्या आपको भी लगता है कि एक ऑप्शन कुछ और रखना चाहिए था, किसी और को बाहर, या फिर ये जो प्लेइंग 11 है जो लगातार जीतती चली आ रही, इसको कंटिन्यू करना ज़्यादा बेहतर होगा? तो कौन बनने वाला है क्रिकेट का बादशाह? दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी किसके हाथ में होगी, किस टीम के हाथ में होगी, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं। मनोज जी हमारे साथ हैं, महावीर जी हमारे साथ हैं, ओम हमारे साथ हैं। ओम, जरा इस बात को लेकर बड़ा एक विश्लेषण किया जा रहा है कि हर्षित राणा को क्या ऑप्शन के तौर पर रखना चाहिए था, किसी और को रिप्लेस किया जाना चाहिए था? क्योंकि देखा इसके पहले मोहम्मद शमी के साथ जो जोड़ी बनाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, चाहे दूसरे को ऑप्शन दिया जा रहा है। दरअसल शुरुआती दौर में जो सफलता आनी चाहिए वो आ नहीं रही है। जब स्पिनर्स अटैक आ रहा है तब जाकर विकेट भारत को मिल रहे हैं।
बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरप्राइज इंक्लूजन हुआ था वरुण चक्रवर्ती का स्क्वाड के अंदर, जायसवाल बाहर हुए थे और किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वरुण चक्रवर्ती को स्क्वाड के अंदर भी जगह मिलेगी, लेकिन वरुण चक्रवर्ती को स्क्वाड में भी जगह मिली और उसके बाद पहले 2 मैचों के बाद प्लेइंग 11 के अंदर जगह मिली और थोड़ा सा चौंकाने वाला फैसला था वो, क्योंकि उसके बाद सिर्फ आप अपने एक मेन पेसर के साथ जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं पिच जो रीड करने वाली बात होती है वो रोहित शर्मा, गौतम गंभीर ने बहुत बेहतर तरीके से की। और जब स्क्वाड का ऐलान भी हुआ था ना, तब भी बहुत सारे सवाल उठाए गए थे कि आप दुबई के अंदर इतने सारे स्पिनर्स लेके क्यों जा रहे हो। आपने सिराज को भी बाहर कर दिया, आपने अक्षर पटेल ले लिया, रविंद्र जडेजा ले लिया, आपने कुलदीप यादव ले लिया और फिर अंत में आते आते आपने वरुण चक्रवर्ती को भी शामिल कर लिया। लेकिन जिस तरीके से पिच को समझा है ना गौतम गंभीर ने, रोहित शर्मा ने, और कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। और वही बात है कि वरुण चक्रवर्ती का इंक्लूजन जो इंपैक्ट छोड़ रहा है वो शायद हर्षित राणा का इंक्लूजन वो इंपैक्ट नहीं छोड़ पाता। नहीं, यही तो चर्चा हो रही कि हर्षित राणा को एक तरह से कहा जाए कि उनको तो हो सकता है कि ऑप्शन के तौर पर रखा गया, लेकिन वरुण चक्रवर्ती प्लेइंग 11 के लिए पहले शुरुआती दौर में परफेक्ट, मतलब एक तरह से कहा जाए कि रोहित शर्मा की टीम में शामिल नहीं थे उन 11 खिलाड़ियों में, लेकिन पहला मौका मिला, उसके बाद ऐसा उन्होंने परफॉर्म किया कि उसके बाद बाहर निकालने की कहा जाए कि दूसरे को मौका देने के लिए ऑप्शन ही नहीं बनता है। लेकिन ठीक है, ये तो हमारी गेंदबाजी को लेकर रहा, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है ज़रा ये बताइए, क्योंकि पिछले मैच में तो लगा ही नहीं था कि न्यूजीलैंड से वो जो एक टफ कॉम्पिटिशन की उम्मीद थी वो जब नॉकआउट मैच हो रहा था तब उस तरीके से देखा गया, लेकिन इस बार चीजें बदलती हुई दिख रही हैं। ये फाइनल है। बिल्कुल, महावीर तो जी जितना जी मुझे लगा ये आपका सवाल किसी और के लिए, लेकिन मैंने जितना थोड़ा बहुत सुन पाया मैं वो ये कह सकता हूँ कि वहां पे भी अगर आप देखें तो सचिन रविंद्र ने 100 बनाए थे, क्योंकि हमारा चेस करना बहुत कठिन है भारत के सामने। देखिए 2-3 चीजें मैं आपको बता दूं। हर्षित राणा बहुत खुशकिस्मत है कि इस टीम में खेल भी रहे हैं। अगर वो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए नहीं खेल रहे होते तो गौतम गंभीर ने उनको नहीं पिक किया होता, जोर लगाया होता, तो उनमें मतलब ऐसा कोई दमखम नहीं है कि वो इस समय, आई एम श्योर वो आगे वो कुछ कर पाएंगे। अर्शदीप सिंह भारत के लिए अभी भी बहुत अच्छे डेथ बॉलर ऑप्शन है और अर्शदीप को लेके गए थे। अभी भी शमी पूरी तरीके से फिट नहीं है। आप जब भी उन्हें वार्म अप करते देखते हैं तो उनके नी जो है वो बहुत बैंडेजेस है, और जिस तरीके से उनका बॉलिंग रनअप पे अप्रोच है वो अभी भी उनके धारदार यॉर्कर्स वो नजर नहीं आ रहे। तो पहले 5, 7, 10 ओवर में तो वो ठीक नजर आ रहे हैं, बाद में उनके जो है वो जमकर पिटाई हो रही है। तो आपने कहा कि न्यूजीलैंड ऐसा क्या कर सकती है। देखिए अगर न्यूजीलैंड ने टॉस जीत लिया तो फिर ये मुकाबला 50-50 का होता है। एक प्लेयर जिसे हम अभी भी थोड़ा भूल रहे हैं वो है श्रेयस अय्यर, क्योंकि वो चेस में, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ हो चाहे वो किसी और टीम के खिलाफ हो, he has been someone जो आके विराट का जो प्रेशर है वो कम कर देते हैं। he has been scoring at a strike rate of nearly 110, 115 के आसपास है, बड़े शॉट खेलते हैं। वो जो पीरियड है उसमें वो थोड़ा प्रेशर दूसरे बैट्समैन से कम कर देते हैं। हालांकि उन्होंने बड़े स्कोर नहीं बनाए हैं अभी तक, लेकिन he is just supporting your main batsman quite properly। तो पिछली बार न्यूजीलैंड बाद में चेस कर रहा था, यहाँ पे अगर न्यूजीलैंड 280, 290 पहले बैटिंग करके बना लेता है तो भारत के लिए कठिन चुनौती होती है, क्योंकि 2 चीजें हैं। न्यूजीलैंड पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं करती है, दे स्टिक टू बेसिक्स, और दूसरी उनकी फील्डिंग है। वो कहीं दाएं बाएं साएं से कोई ऐसा कैच पकड़ लेंगे, कोई ऐसा रन आउट कर लेंगे। 2019 का वो रन आउट याद है जब गप्तिल ने बाउंड्री से महेंद्र सिंह धोनी जो एकदम पास में लेके गए थे, वहां से उन्होंने एक रन आउट किया। तो कोई शानदार रन आउट हो, विराट कोहली का कैच फिलिप्स ने कैसे पकड़ा वो हर कोई जानता है। तो वो सब चीजें आप माइंड में रख के अगर न्यूजीलैंड ने टॉस जीता तो ये मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अगर न्यूजीलैंड ने टॉस नहीं जीता, आई थिंक आप पोस्ट शो इंडिया का जो आपने शो रखा है कौन बनेगा किंग, उसका जवाब आपको टॉस के और मिड इनिंग्स के बीच में ही पता चल जाएगा अगर भारत टॉस जीतता है तो। बिल्कुल सही आपने कहा महावीर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भारतीय टीम को लेकर जो अभी अनुमान लगाया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर अभी चर्चा करनी बाकी है, और टीम इंडिया के खिलाड़ियों के कोच का जोश इस वक्त हाई है। आइए ये भी सुनते हैं कि कोच ने अपने खिलाड़ियों को कैसे सपोर्ट किया है। तो बड़ा मुकाबला है, दोनों ही टीमें काफ़ी स्ट्रांग हैं, अच्छा क्रिकेट खेल के फाइनल में पहुंची हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत रोमांचक मैच होने की आशा है। लेकिन मुझे आशा है कि भारत ये मैच जीतेगा, क्योंकि भारतीय टीम बहुत अच्छी फॉर्म में है और शानदार प्रदर्शन रहा है अभी तक भारत का। बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं वो और अच्छे फ्रेम में है, बहुत शानदार उनके बल्ले से बॉल लग रही है, तो मैं चाहूँगा कि वो इसी फॉर्म को कंटिन्यू करें फाइनल में भी। जिस दिन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम गई तब से मैं कह रहा हूँ कि इंडिया ही चैंपियन होने वाले, और अभी तक प्रूव हुआ है
ऑलरेडी बहुत सारे फाइनल उन्होंने खेले हुए हैं और ये लाइन से हम 3 आईसीसी के फाइनल में पहुंचे, तो आई डोंट थिंक कि कुछ प्रेशर होगा। अगर प्रेशर होगा तो फाइनल में पहुंच ही नहीं पाते थे ना। ये तो जरूरी नहीं कि फाइनल है तो प्रेशर लेना चाहिए। देखिए, कप्तान रोहित शर्मा को मैं एडवाइस ये दूंगा कि जैसे कि तूने मुझे T20 का वर्ल्ड कप लाके दिया था, वैसे मुझे चैंपियंस का ट्रॉफी मुझे लाके दिखा देना, बस वही मैं एडवाइस करूंगा, दूसरा कुछ। बहुत ही अच्छे मैच चल रहे हैं सभी। जैसे सही फाइनल ऑस्ट्रेलिया से इंडिया का बहुत ही तगड़ा मैच रहा जिसको इंडिया ने जीता, और इंडिया के सभी खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में हैं, खासकर विराट कोहली, रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर, राहुल और शमी, कुलदीप यादव और अपना वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, सभी अच्छे फॉर्म में हैं और अपने वो लय को पकड़े हुए हैं और अच्छा मैच होगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि देखिए, ये तमाम जो कोचेज हैं वो कह रहे हैं कि भाई इस बार तो सभी अच्छे फॉर्म में हैं। हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे सहयोगी सभी। ओम, आपके पास आना चाहेंगे, ज़रा ये बताइए, चर्चा इस बात को लेकर भी है कि रोहित शर्मा की फॉर्म को लेकर, रोहित बहुत बड़े स्कोर में अपने दरअसल रन्स को कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। इन सब के अलावा जो हमारे ओपनर में दूसरे हैं, शुभमन गिल की अगर बात की जाए तो वो भी बड़े स्कोर की तरफ अब तक नहीं गए हैं। क्या ये भारत के लिए चिंता की बात हो सकती है फाइनल में? देखिए, वर्ल्ड कप 2023 के अंदर हमने देखा था जिस तरीके से रोहित शर्मा का जो रोहित शर्मा की बल्लेबाजी रही थी उसके अंदर उनके बड़े रन्स नहीं आए थे, लेकिन जितने रन्स आए थे वो इम्पैक्ट वाले रन्स आए, चाहे वो 40 आए, चाहे वो 45 आए, चाहे वो 50 आ जाए। तो रोहित शर्मा का जो 40, 45, 50 वाली जो बात होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 10 ओवर के अंदर अगर वो 40, 45 कर जाता है तो फिर टीम का स्कोर 70, 75 पहुंच जाता है, जिसकी वजह से अगर आप 260, 240 अगर आप चेस कर रहे हैं, जो कि हम अमूमन इस पिच के ऊपर चेस कर रहे हैं, अगर आपके इस 240, 250 के चेस के अंदर 10 ओवर के अंदर 70 लग जाते हैं, 75 लग जाते, तो फिर इसका मतलब आपने 50% जो मैच है वो आप जीत चुके हो। तो ये इंपैक्ट है रोहित शर्मा के रन्स का, जो कि इस पूरे टूर्नामेंट में अब तक हमें देखने को नहीं मिला है। अब जो वर्ल्ड कप 2023 के बाद से जो रोहित शर्मा में नजर आए, वो बड़े 100 या 125 वाले डैडी हंड्रेड्स वाले रोहित शर्मा नजर नहीं आते। हमें नजर आते हैं कि रोहित शर्मा आएंगे, अपना 25-30 बॉल खेलेंगे और 40-45 लगा देंगे। खैर, शुभमन गिल का शुरुआती अच्छा रहा था, जिस तरीके से उन्होंने पहले 2 मैचों के अंदर कंट्रीब्यूट किया था, लेकिन उसके बाद से वो स्टार्ट दिलाने में भी नाकामयाब रहे हैं। लेकिन हाँ, रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों का फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 10 ओवर के अंदर वो खड़े रह जाते हैं, 15 ओवर तक कोई भी विकेट नहीं जाता भारतीय टीम का, तो एक काफी हद तक आप कह सकते हैं कि 50-60% भारतीय टीम के हाथ में मैच आ जाएगा। बिल्कुल सही आपने कहा। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर राजा काशिप साहब भी, पाकिस्तानी पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और खेल पर इनसे भी चर्चा करेंगे। आपका भी स्वागत है सर। मनोज दत्त जी, जरा ये बताइए, हेनरी को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो अगर नहीं टीम में होते हैं, कल वो प्लेइंग 11 में नहीं होते हैं न्यूजीलैंड के, तो इसका फायदा भारत को मिल सकता है। क्या ये माने कि ये भारत के लिए एक राहत वाली खबर है? हालांकि अब तक डिसाइड नहीं हुआ है कि वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। मैट हेनरी जो है, उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, मुश्किलें पैदा की हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली के सामने, खासतौर से टेस्ट सीरीज के अंदर ओवरऑल और मैट हेनरी ने क्या शानदार गेंदबाजी की थी। भारत को भारत के अंदर हराना और भारत की पिचेस के ऊपर बेहतरीन गेंदबाजी करना, जिस तरीके से बेंगलोर में चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर दोहरा उछाल ने निश्चित रूप से मुश्किलें पैदा की थी, और मैट हेनरी ने तो बहुत अच्छा कंडीशंस का उपयोग किया था। और दुबई की जो पिच है उस पर मैट हेनरी की जो खासियत है, बॉल को सही क्षेत्र में पिच करते हैं, अतिरिक्त प्रयास उनकी गेंदबाजी में बिल्कुल भी नहीं होता, लंबे ऊंचे कद के हैं, जब भी बॉल को सीम पर रिलीज करते हैं, हिट करते हैं, तो अतिरिक्त उछाल किसी भी पिच पर देखने को मिलता है। हमने देखा किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर उन्होंने कंडीशंस का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, तो भारत के लिए बहुत बड़ी राहत की बात होगी अगर मैट हेनरी नहीं खेलते कल के मैच। हाँ, ये इस बात को लेकर संभावना जताई जा रही है कि ये एक हो सकता है कि कुछ प्लस पॉइंट हो सकता है। डॉक्टर राजा काशिप भी इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर काशिप, ज़रा ये बताइए, पाकिस्तान के दर्शकों की तरफ से ही खास करके जो भारतीय टीम के प्रशंसक हैं, विराट कोहली के प्रशंसक हैं, जो कि कल हमने देखा बहुत सारे ऐसे लोग कह रहे हैं कि भाई साउथ अफ्रीका नहीं जीती तो कम से कम न्यूजीलैंड फाइनल जीत जाए, लेकिन इंडिया नहीं जीतना चाहिए। ये बहुत ऐसे एक्सपर्ट थे, उनके बयान भी हम लोगों ने सुना था। लेकिन वहाँ पर माहौल क्या है, जो कि पाकिस्तान में ये फाइनल हो नहीं रहा, आप लोग मेजबानी कर रहे हैं, लेकिन ये बैड लक है कि पाकिस्तान में ना होकर जो है कि दुबई में खेला जा रहा है ये मैच पाकिस्तान के लिए। लेकिन ज़रा ये बताइए कि जो एक्सपर्ट के तौर पर आप लोग देखते हैं, या जो इस वक्त कहा जाए कि दोनों टीमों को कंपेयर किया जाए, तो कौन लीड करता हो, कौन 20 दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स का तो देखें, ना कोई रिलीजन होता है, ना कोई स्टेट होती है। स्पोर्ट्स तो स्पोर्ट्समैन जो है वो तो पूरी दुनिया में, हमारे लिए मेरे ख्याल में हर नेशन का काबिल इज्जत होता है, इक्विवेलेंट होता है, फैंस हर एक के हैं।
धोनी के फैन आपको पाकिस्तान में मिल जाएंगे, शोएब अख्तर के फैन आपको इंडिया में मिल जाएंगे। जहां जहां क्रिकेट देखी जाएगी वो फैंस फॉलोइंग होती है। तो अब बात आ गई कि पाकिस्तान में कोई लोग सोचते हैं कि न्यूजीलैंड जीत जाए। जब पाकिस्तान अगर कहीं आ जाए फाइनल में, तो इंडियंस भी जो देखने वाले हैं वो सोचते हैं कि पाकिस्तान नहीं जीतना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें इसी तरह अगर हम करते रहेंगे तो फिर तो जो फासले हैं, नहीं जो सर, डिस्टेंस पिछले है, मैच में देखा वो तो गया बढ़ता था जाएगा। बहुत सारे ये नहीं होना पाकिस्तानी चाहिए। प्रशंसक थे जो विराट कोहली के चौके पर बहुत अच्छा वो चीयर कर रहे थे। इस बार चूंकि मैच, अब पाकिस्तान तो है नहीं इसमें, पाकिस्तान वाले मैच के दिन भी ये तस्वीरें हमने देखी थी, लेकिन न्यूजीलैंड के साथ इस मुकाबले में पाकिस्तान के दर्शकों के या पाकिस्तानी जो फैंस हैं वो किसको चीयर्स करने वाले हैं? जो मैंने कहा, ठीक है आप अच्छी बात बोल रहे हैं कि सरहदों से परे होता है, लेकिन सवाल ये होता है कि लोगों के अंदर एक खिलाड़ी को लेकर, एक क्रिकेट टीम को लेकर भी अपना अपना एक नजरिया होता है। देखें, लाजिम है कि इंडिया के मुकाबले में जो दर्शक हैं, जो देखने वाले हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनमें बड़ी एक मेजॉरिटी है जो लाजिम है न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रही होगी कि वो जीते इंडिया के मुकाबले में। लेकिन अगर हम बात करें स्पोर्ट्समैन की कि इंडियन टीम, अगर मैं कहूँ इस वक्त गेम के लिहाज से वो डिजर्व करती है कि वो यहाँ तक आई है, उसको फाइनल जीतना चाहिए। और अगर मुझे आप कहेंगे एज ए एनालिस्ट, तो मैं इस टाइम पे न्यूजीलैंड की निस्बत इंडियन टीम को ज्यादा फेवरेट समझता हूँ कि उसकी पोजीशन बहुत बेहतर है। अच्छा, न्यूजीलैंड की अब पोजीशन एक बेहतर है, चीज और भी आप कह है रहे हैं? वो, जी बहुत बेहतर है। इंडियन टीम की बात की जाए तो इंडियन टीम की बैटिंग ऑर्डर, इंडियन टीम इस वक्त रिलायबल पोजीशन पे है कि वो जिसको कहते हैं ना, वो धोखा नहीं देती कि आखिरी टाइम पे जाके बहुत सारे स्पोर्ट्स के दे दिए जाएं। और जबकि अगर हम बात करें, एक चीज जो अच्छी नहीं हुई जिसमें इंडियन, जैसे कि पॉलिटिक्स आ गई कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, ये एक बहुत, अरे सर वो बुरा मसला अलग है, gesture था, उस पे जो आएंगे होना सर आएंगे। चूंकि बहुत सारी परिस्थितियां भी होती है और आप जानते हैं कि पाकिस्तान को लेकर मुझसे बेहतर समझते हैं, इसको आप लोग पॉलिटिक्स कहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी बड़ा मसला हो जाता है। मैं आपके पास दोबारा आता हूं और इसका जवाब भी मैं लेना चाहूंगा दरअसल मनोज जी से, लेकिन आपको सुनाते हैं पिच और विराट की शानदार फॉर्म को लेकर पूर्व क्रिकेटर मदन लाल शर्मा ने क्या कुछ कहा। नहीं, देखिए, 4 स्पिनर तो हमारी जो है स्ट्रेंथ है। एक भारतीय टीम जो है इससे खेल रही है, और बाकी रहा 240-50 फाइटिंग टोटल है दुबई की विकेट पर 280 में आप सोच सकते हैं कि हम मैच को जीत सकते हैं। तो ये देखना ये है कि आपको टारगेट कभी सेट नहीं किए जाते, टारगेट बन जाते हैं, क्योंकि अगर आपको अच्छा स्टार्ट मिला है और उसके मिडल में आके सामने बैटिंग कर दी अच्छी, तो ये टारगेट 280-300 के करीब पहुंच जाता है। क्योंकि फाइनल तो मैं कहूँगा कि 300 का टारगेट होगा तो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। देखिए, विराट कोहली इज़ नॉट अ वन मैन टीम, Virat Kohli is doing very well, and he knows their job, and he's one of the best batsmen in the world. But बाकी जो प्लेयर्स हैं, आपने कभी उनका नाम ही नहीं लिया। श्रेयस अय्यर हुआ, या हार्दिक पांडे हुआ, या रोहित शर्मा हुआ, या गिल हुए, जहाँ जितने भी है, एक विराट कोहली जो है डेफिनेटली इज द वर्ल्ड बेस्ट। ही नोज हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, बट सिचुएशन है इसके साथ दूसरे बल्लेबाजों को खड़ा रहना बड़ा जरूरी है। और नहीं, बात तो बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि दूसरे बल्लेबाजों को खड़ा रहना जरूरी है। मनोज जी आपके पास आता हूं, जरा ये बताइए, डॉक्टर कासिफ जो कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड को एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कई मामलों में देखा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर इस वक्त दिखाई दे रही है। इस बात को कितना आप इस वक्त मानते हैं, क्या वाकई में ये फैक्टर उनके लिए काम हो सकता है, काम कर सकता है? दूसरा ये है कि सही बात है मदन लाल ने जो कहा कि विराट कोहली पर ही इतनी डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए, बाकी खिलाड़ियों को भी सपोर्ट करना होगा और उन पर भी चर्चा होनी चाहिए कि उनका खेल इस वक्त इस पूरे टूर्नामेंट में कैसा रहा और फाइनल में क्या उनसे उम्मीद की जा सकती है। पहले तो मैं हमारे जो पाकिस्तान से साथी जुड़े हुए हैं उनको एक सवाल का जवाब दे दूं कि भारतीय टीम वहाँ क्यों नहीं आई। 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बिना बुलाए पाकिस्तान आए थे नवाज शरीफ जी की पोती की शादी में, और उनसे मिले थे। तो शुरुआत क्या हुई थी और उसके बाद क्या हुआ, और उसके बाद जो वर्तमान परिस्थितियां बदली हैं उसको देखते हुए बीसीसीआई की जो रिकमेंडेशंस थी उस पर भारत सरकार ने मोहर लगाई, इसलिए भारतीय टीम पाकिस्तान में खेलने नहीं आई, पहला। और दूसरा, जिस तरीके से हम जी, तो संपर्क टूट गया, लेकिन भारत
दरअसल पाकिस्तान में न खेलकर दुबई में क्यों खेल रही है, इस बात का इन्होंने जवाब दिया। ओम भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। ओम, जरा मेरा दूसरा जो सवाल था कि विराट कोहली को लेकर हम ठीक कहते हैं कि बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी हैं और जब जब भी उनको उनकी नीड हुई उन्होंने वाकई में शानदार खेला है पूरे इस टूर्नामेंट के दौरान देखा जाए, लेकिन बाकी खिलाड़ियों को लेकर भी उसी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी और चर्चा होनी चाहिए क्योंकि उनकी भी भूमिका है। श्रेयस अय्यर लगातार अच्छा खेलते जा रहे हैं, लेकिन गिल को लेकर, रोहित शर्मा को लेकर ये सवाल है। रोहित का इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर देखा गया, लेकिन गिल का टॉप ऑर्डर में आना और उसके बाद बहुत बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाना, इसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल एक कंसर्न तो है कि शुभमन गिल का आना और अपने जो स्कोर्स हैं उनको बड़े स्कोर्स में तब्दील ना करना एक बड़ा कंसर्न है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि देखिए ना, दोनों में से कोई भी ओपनर नहीं चल रहा है। अगर आप देखें तो रोहित शर्मा रन्स कर रहे हैं, 29, 30, 25 आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा है रोहित शर्मा को एक्सप्लोजिव स्टार्ट देते हुए, वो हमें रोहित शर्मा देखने को नहीं मिल रहे हैं। एटलीस्ट आप 50-60 लगाएंगे ना तो ठीक है, तो स्कोर का थोड़ा सा बढ़ेगा और कहीं ना कहीं जो पावर प्ले जो यूटिलाइज करने वाली बात होती है ना, वो टीम इंडिया पावर प्ले को अब तक यूटिलाइज नहीं कर पाई है ढंग तरीके से। तो ये है शुभमन गिल और रोहित शर्मा की कंट्रीब्यूशन वाली बात। लेकिन बात हम दूसरी कर रहे हैं कि विराट कोहली रन्स कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरे बाकी बल्लेबाज जो दूसरे मैच विनर्स हैं उनकी इतनी चर्चाएं नहीं होती है। कहीं ना कहीं वो ओवरशैडो हो जाते हैं विराट कोहली की इस ऑरे के चलते, और कहीं ना कहीं विराट कोहली की जो इमेज है, जो अब तक विराट कोहली ने परफॉर्मेंस दिया है पिछले अपने 10-12 सालों में, कहीं ना कहीं उनके चलते श्रेयस अय्यर इस बात को लेकर तो बात हो रही कि भाई इसके पहले आउट ऑफ फॉर्म कहे जा रहे थे विराट, और सवाल खड़े किए जा रहे थे कि क्या रिटायर होंगे कि नहीं होंगे। हालांकि रोहित शर्मा को लेकर अभी खबर आई कि गिल ने इस बात को डिनाई कर दिया कि रोहित भाई अभी रिटायरमेंट नहीं लेने जा रहे। लेकिन विराट ने जो क्रिटिसिज्म था उसको अपने बल्ले से यहाँ एक तरह से खामोश कर दिया है, लेकिन दूसरे बल्लेबाजों पर यह सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर वो विराट के भरोसे हम कैसे हर मैच में रहे कि बड़ा मैच आने वाला तो विराट कोहली जरूर खेलेंगे, श्रेयस अय्यर जरूर खेलेंगे, सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और ये चिंता की बात है क्योंकि न्यूजीलैंड कोई हल्की टीम नहीं है कि अगर एक प्लेयर चल गया तो हम टीम पूरा मैच निकाल कर लेके जाएंगे। ठीक है, 240, 50, 60 का स्कोर होता है यहाँ पर, बहुत हाई स्कोर मैच नहीं है, लेकिन 250 भी चेज करना या बनाना ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। मैं आपके पास दोबारा आता हूँ, हमारे एक्सपर्ट भी लगातार बने हुए हैं, लेकिन इसके अलावा सरनदीप सिंह ने क्या कुछ कहा है एक बार सुनते हैं, जो दिग्गज हैं पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए। देखिए, मेरा प्रेडिक्शन ये है कि भारत बेटर पोजीशन में है क्योंकि भारत दुबई में ही खेल रहा है, तब से सारे मैचेस खेल रहे थे। उन विकेट्स पे किस तरह से बॉल कब किस तरह से गेंदबाजी करनी है, स्पिनर्स को कब लेके आना है, फास्ट बॉलर्स को कितने ओवर डलवाने हैं और किस समय पे कौन स्पिन गेंदबाजी करेगा, वो भारत के पास पूरा प्लान तैयार है। पहली बार हमने देखा कि 4 स्पिनर्स ओडीआई में खेल रहे हैं मैचेस, और खासकर जब से वरुण चक्रवर्ती आए उन्होंने एक अलग ही इंपैक्ट डाला है, तो वो एक विकेट टेकिंग ऑप्शन आपके पास बन जाती है। रविंद्र जडेजा बड़ी अच्छी गेंदबाजी करे, अक्षर पटेल है, कुलदीप यादव आपका मैच विनर गेंदबाज है, तो फास्ट बॉलर्स को उतनी गेंदबाजी नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की जो अगर हम टीम की बात करते हैं, जो पिछला भी मैच हमने देखा जब भारत के साथ लीग मैच खेली, तो फास्ट बॉलिंग ठीक है, लेकिन जब स्पिनर्स आते हैं तो फिर उनको मुश्किलें होती हैं। तो आपने देखा कि कहा जा रहा है कि जो हमारे पास है वो मैच विनर प्लेयर हैं, लेकिन सवाल है कि अगर हम एक एक प्लेयर का नाम ले तो किसको कौन सी भूमिका में आप देखते हैं। पिछले बार का वो शॉट, ओम आपके पास आना चाहेंगे, मैं चाहूँगा जल्दी जवाब दे, फिर मैं अपने और मेहमानों के पास जाऊँगा। वो जो हार्दिक पांड्या का 6 था जिसमें वो इतने कॉन्फिडेंट दिख रहे थे कि शॉट लगाने के बाद उन्होंने गेंद को देखा तक नहीं कि कहाँ जा रही है, एकदम कॉन्फिडेंट थे कि भाई ये तो छक्का जाने वाला है। ये पांड्या का अंदाज, खास करके जिस नंबर पर वो बल्लेबाजी करने आ रहे हैं। और दूसरा एक कंसर्न ये हो जाता है कि केएल राहुल को लेकर अक्षर पटेल को ऊपर भेज दिया जाता है, उनको उसके बाद भेजा जाता है। ये जो मिडिल ऑर्डर का कॉम्बिनेशन इस वक्त दिखाई दे रहा है, ये बेहतर है या इसमें कुछ लगता है कि सुधार होने की आवश्यकता है? अक्षर को मौका दिया कि उन्होंने अच्छा खेला, लेकिन केएल राहुल को लेकर जो कॉन्फिडेंस की बात कही जाती है या मौके के हिसाब से होता है, ये बेहतर पोजीशन है कि नहीं? देखिए, पहली चीज़ तो हार्दिक पांड्या को लेकर अगर मैं बात करूं तो हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके से बड़े मौक़ों पर कंट्रीब्यूट किया है ना, वो आपके बड़े प्लेयर्स नहीं कर पाए। मैं बात कर रहा हूं रोहित शर्मा की, मैं बात कर रहा हूं विराट कोहली की, उन्होंने इतना कंट्रीब्यूट नहीं करा बड़े मौक़ों पर जितना की कंट्रीब्यूशन हार्दिक पांड्या का आपको देखने को मिला है। हर बड़े मौके पर हार्दिक पांड्या के बल्ले से रन आए हैं और गेंद से विकेट आई है। जिस तरीके से हमने देखा था पिछले मुकाबले के अंदर भी, जब रना बॉल थोड़ी सिचुएशन चल रही थी और उसके बाद हार्दिक पांड्या आए, वो प्रेशर रिलीजिंग शॉट खेला जहां पर अगर 2-3 अच्छी गेंदें हो जाते हैं, फिर एक विकेट और गिर जाता तो वापस से ऑस्ट्रेलिया की टीम वो गेम में वापस आ सकती थी। लेकिन पांड्या आए, 2 बड़े शॉट्स खेले, उसके बाद प्रेशर पूरा हट गया। और कहीं ना कहीं ये रीज़न है कि पांड्या का कॉन्फिडेंट रहना इन बड़े मुकाबलों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यही है,
और आपका दूसरा सवाल नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा सही। अगर मैं आप आता हूँ repeat दूसरे सवाल का जवाब दीजिएगा इसके बाद। डॉक्टर काशिफ भी हमारे साथ है पाकिस्तान से। डॉक्टर काशिफ, ये ज़रा बताइए, चूंकि दुबई का होम ग्राउंड तो हम पाकिस्तान को लेकर भी कहते हैं कि उनका भी है, हमारा भी है, और एक तरह से जो इन्वायरमेंट है वो एक जैसा होता है। चूँकि आप लोग जानते हैं इस बात को, क्या वाकई में इंडिया को इसका माइलेज आपको भी लगता है मिलने वाला है, और किस प्लेयर पर आपको ज़्यादा भरोसा है कि उसका दिन हो सकता है दोनों टीमों के हिसाब से देखा जाए तो? देखें, अगर बात करें कि ये भी गलतफहमी लगाई जाती है कि होम ग्राउंड दुबई या जो यूएई के जो ग्राउंड्स हैं वो सिर्फ इंडिया के लिए पॉजिटिव होते हैं, वो पाकिस्तान के लिए भी रहे हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि खिलाड़ी कौन है, खेलने वाले कौन है, और वो मुसलसल गेम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। वरना यही देखें, यूएई है, वही आपको याद हो जावेद मियांदाद का छक्का भी दुनिया को याद है, और दुनिया ये भी जानती है कि वहां पे इंडिया ने पाकिस्तान को हराया भी है। तो इसका मतलब ये कि ये बेसिकली, अगर हम बात करें यूएई के जो ग्राउंड्स हैं, चाहे दुबई हो, शारजा, जो भी हैं, वो सारे के सारे बेसिकली इंडिया पाकिस्तान के सेकंड होम ग्राउंड आप कह सकते हैं कि होम ग्राउंड ही है इंडिया पाकिस्तान दोनों के लिए, और दोनों खेलते आए हैं बनिस्बत बाकी टीमों के। दीगर टीमें इतनी ज्यादा वहां की आदी नहीं है, उनको आदत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया की टीम को ये एडवांटेज हासिल है। नहीं, ये एडवांटेज किस आधार पर सर? क्योंकि देखिए, जब इंडिया में मैचेस होते हैं, आप भी जानते हैं, तो हमारे दिल्ली से जब हमें कोलकाता ट्रैवल करना होता है या फिर चेन्नई ट्रैवल करना होता है, तो उतना ही ड्यूरेशन लगता है, उतना ही लगता है समय, जितना आपके पाकिस्तान से अगर कहा जाए कि यूएई के इस मैदान पर जा रहे हैं, बल्कि कम ही लगता है। लेकिन और टीमें इस बात को लेकर कंप्लेन कर रही है कि हमें बहुत ट्रैवल करना पड़ जा रहा है। आप लोग तो जानते हैं वो जो परेशानियां हैं, जिसकी वजह से क्या वाकई में परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है क्या? देखिए, परफॉर्मेंस पे असर जो है ना, टीमें कंप्लेन करने की बात जहां तक है, तो खिलाड़ी तो वही होता है ना जो हर मैदान में खेलता है। हम उसको थोड़ी खिलाड़ी कहेंगे कि जी फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी, बेस्ट सिचुएशन मिल जाएगी, और टीमें कंप्लेन करती हैं, वो करती नहीं। आप देखें, पाकिस्तान ने तो कंप्लेन नहीं की, इंडिया ने भी कंप्लेन नहीं की। पाकिस्तान मैच हार गया, पाकिस्तान ने तो नहीं कहा कि जी दुबई की पिच हमारे लिए अच्छी नहीं थी, या इंडिया अगर कहीं हार जाता तो कहनी जी हमें पसंद नहीं आई। ऐसा नहीं है। देखें, जो न्यूजीलैंड हो या बाकी टीमें हो, उनको ये सोचना चाहिए कि आप खिलाड़ी हैं, खेलना चाहिए, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती यही है कि आप हर जगह पे खेलते हैं। और मैदान तो तभी सजता है ना जब आपकी मुश्किल पिचें हों, या अच्छा ट्रैवल की बाकी जहां तक बात है, बेशक ये एक मुश्किल टाइम है, और इसका दोष, इसकी जिम्मेदारी तो इंडिया को जाती है कि वो पाकिस्तान आ जाता खेलने, तो ये मसले ही नहीं होते। नहीं, ये जो दुख है समझा जा सकता है डॉक्टर कासिफ, लेकिन जैसा इसके पहले जो हमारे एक्सपर्ट थे उन्होंने जवाब दिया, और भारत की मजबूरी है कि वहाँ नहीं आ पाए। इसके पहले आप देखिए कि वीरेंद्र सहवाग जब वहाँ पर जाते थे, ओम इस बात को समझते होंगे कि मुल्तान के सुल्तान ऐसे थोड़ी कहे जाते थे, और पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के प्लेयर को बहुत उन्होंने पीटा है, बहुत एक तरह से कहा जाए कि पाकिस्तानी गेंदबाजों की धुनाई की है। अगर वो चीज़ें होती तो अलग मसला था। लेकिन आप ये बताइए कि पाकिस्तान किसको सपोर्ट कर रहा है? मुरली किस तरीके से सपोर्ट है? क्या न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तानी फैंस, पाकिस्तान के लोग, क्योंकि आप तो वहां हैं सर, या फिर इंडिया के साथ हैं? देखें, जो फैंस हैं, जो डिपेंड करता है ना, जो आम जनता है, वो तो लाजिम होता है इंडिया के अगेंस्ट जो भी जीत रहा होगा वो उसको सपोर्ट कर रही होगी। लेकिन जो स्पोर्ट्स को समझते हैं, जो क्रिकेट को समझते हैं लोग, जो अंडरस्टैंड करते हैं, जो चाहे स्पोर्ट्समैन हो, वो ऐसी बात नहीं कर सकते। उनको इंडिया के प्लेयर ज्यादा बेहतर लगते हैं। और फिर यूं भी कहेंगे, भाषा तो एक ही है, जबान एक ही बोलते हैं हम। हमारे डिफरेंसेस हैं बॉर्डर्स पे, कश्मीर और बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन हम उन इश्यूज के बावजूद भी हमने मैचेस तो खेल रहे हैं। तो हमें दिल को खुला रखना चाहिए, चाहे वो इंडियन स्पोर्ट्स हो या पाकिस्तानी स्पोर्ट्स, दोनों को खुले दिल के साथ चलना चाहिए। और ये देखें, पॉलिटिकल डिबेट होती है तो अच्छा लगता है बातें करना। वो नहीं, पाकिस्तानी आवाम मतलब इंडिया के साथ है। मैंने सोशल मीडिया पे देखा है सर इस बात को लेकर, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बहुत बड़े फैन हैं, क्योंकि आपके यहाँ भी जो नर्सरी तैयार होती है क्रिकेट को लेकर, बच्चों को लेकर, हालांकि अब पीसीबी को लेकर जो कंडीशन है वो आपके ही खिलाड़ी उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि ऐसी कंडीशन हमने कभी देखी नहीं थी, इस तरीके से मनमानी चीज़ें। लेकिन वहाँ के जो बच्चे हैं जो प्रैक्टिस करते हैं वो विराट कोहली को अपना आइडल मानते हैं। इसीलिए मैं पूछ रहा कि क्या ये जो बाउंड्रीज वाली दीवारें हैं, राजनीतिक तौर पर जो चीज़ें आती हैं, दुश्मनी की बात कही जाती है, ये खेल में भी वहां के लोगों को प्रभावित कर रही है, या फिर वो चाहते हैं कि विराट कोहली इस बार सेंचुरी मारे और भारत ये ट्रॉफी ले जाए?
देखें, विराट कोहली को खेलता और सेंचुरियां मारते देखना, जो भी स्पोर्ट्स देखता है उसके लिए बड़ा अच्छी सिचुएशन है। मतलब धोनी मुझे बड़े पसंद है, अब वो नहीं भी खेल रहे, लेकिन उनका एक दौर है और एक बड़ा, अगर इंडियन जो खेलने वाले हैं, जो नौजवान है, जो युवा है, वो तो जो खेल रहे हैं उनके लिए तो शोएब अख्तर आज भी एक आइडियल बॉलर है ना। वो शोएब अख्तर को देख के बहुत से बैट्समैन बॉलिंग शुरू करते हैं। तो ये वाली तो बात हमारे दरमियान आप में, इसमें दो बातें हैं ही नहीं, दो राय है ही नहीं कि बैट्समैन चाहे इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी हो, वो आपके लिए भी बड़ा आइडियलाइज इंडियंस भी करते हैं और हम भी करते हैं। आप देखेंगे इंडियंस के लिए वो ब्रेटली होते थे, शोएब अख्तर का जो मकाम, जो लेवल रहा है, वो किसी और बॉलर का तो नहीं रहा। इंडिया में आज भी शोएब अख्तर को वैल्यू मिलती है और पाकिस्तान में कोहली को एक इज्जत भी है, कोहली की, धोनी की, और ये वो चीजें हैं जो हमें करीब लाती भी हैं और जोड़ के भी रखती हैं। और मेरे ख्याल में यही खूबसूरती है डेमोक्रेसी की भी, यही खूबसूरती है दुनिया की भी। ब्यूटी तो इसी को कहते हैं ना कि हमारे इश्यूज ये सर खेल की खूबसूरती है। डेमोक्रेसी तो खैर अब राजनीतिक तौर पर मत जाइए, वो मसले ही अलग हो जाते हैं, लेकिन ये खेल की खूबसूरती है और मुझे लगता है कि दुबई के मैदान में ये देखने को मिलेगा भी। ओम, एक छोटा सा कमेंट मैं चाहूँगा 20 सेकंड में। ज़रा ये बताइए कि दुबई में जब ये मुकाबला शुरू होगा उस वक्त ये जो काली जर्सी वर्सेस नीली जर्सी की जंग कही जा रही है, ये ज़्यादा अट्रैक्ट किसको करेगी? क्योंकि एशिया में हो रहा और भारतीय महाद्वीप के आसपास ये होता दिखाई दे रहा है, तो जो शोर का एक क्राउड होता है, जो 12वें खिलाड़ी के तौर पर होता है, वो कौन यहाँ डोमिनेट करने वाला है? देखिए, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको भारतीय फैंस हर कोने में नजर आ जाएंगे। तो फिलहाल अगर मैं इस पूरे स्टेडियम की बात करूं तो भाई क्राउड जो सपोर्ट रहेगा तो वो इंडिया की तरफ ज्यादा रहेगा और न्यूजीलैंड की तरफ थोड़ा सा कम रहेगा। ठीक है, आप दोनों लोगों का धन्यवाद है हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि देखिए, कल का इंतजार करिए, कल 2:30 बजे शार्प जैसे ये मुकाबला शुरू होगा, हम लोग भी आप लोगों के साथ लगातार जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि इन दोनों कैप्टन्स में से कौन ये ट्रॉफी होल्ड करता है, किसके हाथ में इस बार ये चैंपियंस ट्रॉफी यानी कि CT 2025 का ये ट्रॉफी होती है और कौन वाकई में यहाँ से जीत कर ये दिखाता है कि बादशाह उसकी चैंपियंस ट्रॉफी में इस वक्त बनी हुई है। लेकिन सवाल ये है कि इस बार कुछ परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, और इससे भी दिलचस्प ये होने वाला है कि कल के मुकाबले में जो पिछली हार हुई थी न्यूजीलैंड की, क्या उसको बदला लेने के लिए तैयारी करके वो आएगी, या फिर भारतीय टीम का होम ग्राउंड के तौर पर, या फिर दुबई के इस पिच पर जिस तरीके से उन्होंने सारे टीमों को रौंदा है, एक बार फिर से वो सफर इसी तरीके से जारी रहेगा। इंतजार करिए, हम भी आप सभी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कल उम्मीद करते हैं कि भारत का प्रदर्शन शानदार रहे और ये ट्रॉफी भारत में आए। धन्यवाद आप सभी का।